नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। जो विशेष सत्र बुलाया जाना था, बहुत छाती पीट रही थी हमारे भारत की सरकार एक ऐसी परिस्थिति में जब राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, देश में त्राही मची है गैस की किल्लत से लेकर के, और अब तो तेल की कीमतों में आग लगना बस बाकी ही रह गया है। क्योंकि जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, अमेरिका ने एक तरफ नाकेबंदी कर रखी, दूसरी तरफ रूस से ईरान से जो तेल खरीदने की छूट दी हुई थी वो उसने खत्म कर दी। इन सारी परिस्थितियों को दरकिनार करके विशेष सत्र बुलाया जाता है, और वो किस लिए बुलाया जाता है? महिला आरक्षण विधेयक को, यानी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, उसको पास कराने के लिए, और उसके साथ में अटैच करके, मैं फिर कह रहा हूं अटैच करके, डिलिमिटेशन, परिसीमन का जो खेल खेलना था कि किसी तरीके से 2029 में सत्ता बचे। क्योंकि हालत तो पहले ही 240 पर पहुंच करके ये क्लियर हो गई है कि अगली बार अब सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इसके लिए कैसे खेल किया जाए, ये दो बिलों को एक साथ जोड़ा गया ताकि विपक्ष को घेरा जा सके, ये हम सब देख रहे हैं। खैर, आज कार्यवाही शुरू हुई, अब उसमें चर्चा के लिए वोटिंग हुई। जो वोटिंग के नतीजे आए, पहले हम जरा जल्दी से ओम बिरला साहब की वो बात सुनवा दें जो ओम बिरला साहब ने बताया नतीजे के तौर पे, और फिर मैं सवाल लेकर के आपके पास आता हूं। ओम बिरला साहब को सुनाइए भाई। शुद्धि के आद्य दिन मत विभाजन का शुद्धि के आद्य दिन करेक्शन के आधार पर मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। आवश्यकता होगी तो करेक्शन और डिटेल में जाके कर सकते हैं। पक्ष में 251, विपक्ष में 185। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। बहुमत सर प्रस्ताव के पक्ष में मिल चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बहुमत इन सब चीजों को पास करा लेने के लिए पर्याप्त है? क्योंकि जो जरूरी आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या हैं, उन आंकड़ों का खेल क्या है, हम आपसे सबसे जरूरी वो समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर साथ में हम ये भी समझेंगे कि अगर ये सब कुछ ठीक है, विपक्ष विरोध क्या कर रहा है, सरकार क्या कह रही है, जरा ये भी हम आपसे समझ लें इन आंकड़ों के साथ साथ। हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो इस देश में जो एक गुजराती जोड़ी है ना, मोटा भाई और उनकी जो है रंकापति की, उसकी दो बड़ी स्टेटेड पॉलिसी रही है इन 12 सालों के अंदर भी, और उससे पहले गुजरात मॉडल में भी, जो उन्होंने खुद ही स्वीकार की। पहली तो ये थी कि आपदा में अवसर। एक तरफ पूरी दुनिया की जो परिस्थिति है, ईरान का युद्ध, वहां पे सीज फायर, पाकिस्तान किस तरीके से मध्यस्थता कर रहा है, आसिफ मुनीर वहां पहुंचे हुए हैं, ट्रंप से बात करा रहे हैं, वो सारी चीजें एक पक्ष है। दूसरी तरफ देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं एट द पीक ऑफ द इलेक्शंस, और खासतौर पर दो बड़े स्टेट जो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जिस तरीके से है, उसमें मोदी जी ने दूसरा अपनाया। दूसरा जो फॉर्मूला उनका अपनाया वो क्या है? अगर आप खेल जीत नहीं सकते तो खेल के नियम ही बदल डालो। तो उनका जो ये प्रयास है ये 3 बिल लाने का, वो ये था कि इस खेल को पलटने के लिए नियम जो है इसके बदल दो, और उसमें परिसीमन को साथ में। आपने कहा 2, एक्चुअली में ये 2 नहीं, ये 3 बिल है राम प्रकाश जी, जिनको तीनों को इकट्ठा जोड़ा गया है। पहला है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35। दूसरा है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। इसके लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव करने की बात है, और ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सके। क्या गजब की बात है, डिजिटल इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया। 2026 की जनगणना शुरू है और 2011 पे की आबादी पर परिसीमन करेंगे। अद्भुत है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026। जो बाकी के 2 कानून है नीचे के, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो संविधान का 171वां संशोधन विधेयक है परिसीमन को लेकर के 100 सीटों 150 850 सीटें करने का, उसके लिए आपको 2/3 सीटें चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। अब बहुमत की सुन लीजिए, इस समय लोकसभा के अंदर टोटल जो सीटें हैं वो 543, 3 सीट खाली, यानी कि जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो 540 की लोकसभा की। 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, यानी कि सरकार के अगर सभी सांसद उपस्थित होकर मतदान करते हैं दोनों पक्षों के, तो कम से कम 360 सांसदों, 2/3 को इसके पक्ष में वोट देना होगा। और आज जब इंट्रोड्यूस हुआ तो कितने वोट आए? 285, यानी कि शॉर्ट कितने हैं वो देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद जो है दूसरी जो चीज आई कि भाजपा नेतृत्व जो है उसकी स्थिति क्या है एनडीए की,
उसके पास टोटल सांसद है 292 और इंडिया के पास सांसद है 233, इंडिया अलायंस के पास, और 15 सांसद वो हैं जो असंबद्ध है, जो किसी भी पार्टी से नहीं। ये ओवरऑल गणित है लोकसभा का। इस तरीके से राज्यसभा का गणित अलग से है। अब सवाल ये है कि जो आज जब संसद के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा के अंदर, तो एकजुट विपक्ष ने 185 वोट हासिल कर लिए, जो 1/3 से 5 अधिक है। यानी कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। और मोदी जी का जो इंट्रोडक्शन था, जो उसके कानून मंत्री ने किया तीनों भी लोग ला करके, वो तो पेशी के समय, प्रस्तुत करने के समय ही औंधे वो गिर गया। अब 15 घंटे तक इस पर चर्चा करेंगे, कल शाम 4 बजे तक, 4 बजे के आसपास इसके ऊपर वो जो है फाइनल वोटिंग होनी है। ये परिस्थिति कब है? जबकि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के सांसद अभी आए नहीं हैं। वो कल एन वक्त पे आना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके यहाँ प्रचार बहुत पीक पे इस समय। तो टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की स्थिति में खड़ी हुई है, देश में चुनाव चल रहा है, और मोदी जी को 2029 की गारंटी लेने की पड़ी है कि किस तरीके से खेल हो जाए। और वो कहा करते 400 सीटें आ जाएंगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारी चीजें आपके सामने है। बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, जो आज की जो टोन और टेनर है, जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई है इसके ऊपर, ये तो मान करके चलिएगा कि विधेयक निश्चित रूप से गिरेगा और सरकार इसमें हारेगी। विपक्ष को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। एक तो जो भी सांसदों को बाहर से आना है कल चुनाव वोटिंग के लिए, उनको बहुत ध्यान रखना होगा कि सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, फ्लाइट कैंसिलेशन से लेकर के कुछ भी। आपने पहले भी देखा है राज्यसभा की वोटिंग्स के दौरान तमाम बार क्या क्या खेल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं संसद के अंदर, निशिकांत दुबे टाइप के, जो कोई भी आपत्तिजनक बात कह करके ऐसा माहौल कर दे, जैसा आपको ध्यान हो जब कृषि कानून पास हुए थे, कि विपक्ष या तो वॉकआउट कर दे या हंगामा हो जाए और स्पीकर धीरे से घोषणा कर दें कि बिल पास हो गया। इन 2 चीजों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा अगर आपको लोकतंत्र बचाना है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अभी तक जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, पूरे देश में ये हो रहा है कि परिसीमन से केवल दक्षिण भारत का नुकसान होगा। ऐसा नहीं, अकेले दक्षिण भारत को छोड़िए, सबसे ज्यादा घाटा अगर किसी को होगा तो पूर्वोत्तर को होगा। पूर्वोत्तर के राज्य, छोटे राज्य हैं, 7 जो 7 सिस्टर्स जिनको आप कहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि वहां एकदम पूरे तरीके से खामोशी है। मणिपुर की हालत आप देख ही रहे हो, जिस तरीके से पूरा मणिपुर लगातार जल रहा है, जो परिस्थितियां है। तो बेसिकली होना ही चाहिए था कि जिस तरीके से आज स्टालिन ने वहां पर विरोध किया, काला झंडा लगा करके, वो दिखा दीजिएगा वीडियो सारा, जिस तरीके से उन्होंने बिल को जलाया, और पूरी चेतावनी दी केंद्र सरकार को कि अगर ये किया तो भारत 1950 और 60 में जो तमिलनाडु में हुआ था वैसी परिस्थिति में पहुंच सकता है। तो ये जो देखिए, ये काला झंडा जो है लगा रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने अपना वो कानून को जलाया भी, कानून की प्रतियां भी जलाई। तो ये पूरी परिस्थिति आप देखिए, मुख्यमंत्री को ये करना पड़ रहा है। तो होना ये चाहिए था कि ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, क्योंकि वो ज्यादा बड़े, उनके स्टेट छोटी है, वहां भी विरोध होना चाहिए था। लेकिन वहां जिस तरीके की हालत है वो आप समझ सकते हैं, किस तरीके से भाजपा का दबाव, तमाम तरह का खेल, वो सारी चीजें। और कमाल देखिए, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जिनको बड़े भाई के तौर पर एक अपना बड़ा हाथ दिखाना चाहिए था कि भाई नहीं नहीं, देश के अंदर समानता होनी चाहिए, इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए, वो भी दक्षिण के खेल उसको जो है कहीं ना कहीं अधिकार को, पूर्वोत्तर के अधिकार को कहीं ना कहीं डकार देना चाहते हैं। ये और भी ज्यादा बुरी बात है। आज 251 सांसदों ने पक्ष में जो है विप के बाद मतदान किया है, ठीक। ये संख्या 10-12 और बढ़ जाएगी, लेकिन 251 को अगर आप बेंचमार्क माने तो अभी तो 109 सांसदों की शॉर्टेज है। कहां से लाएंगे मोदी जी? तो ये जो खेल विपक्ष को भ्रमित करके महिला आरक्षण के, उनको ये लगता था कि महिला आरक्षण के नाम पर विरोध करेंगे तो विपक्ष फंस जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से जितने आपके पोमेरियन चैनल्स हैं, आपके प्रचार पत्र हैं, किस तरीके से वो इसके पक्ष में भूमिका लगातार बढ़ा रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि विपक्ष ने जिस तरीके से आवाज बुलंद की, इनके खेल को पकड़ा, एकजुट हुआ, और उसके बाद उन्होंने सबने आज संसद के अंदर जिस तरीके से शुरुआत से ही अपने तीखे तेवर दिखाए, और यहां तक भी मतलब जो अपने क्या नाम है, गृह मंत्री से लेकर के हर व्यक्ति, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमेशा की तरह उनके पास केवल कुतर्क थे। और ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं अब और ज्यादा एक्सपोज होगी अगले 2 दिन तक जो इसमें चर्चा होगी। कुल मिला के जो सरकार का खेल था वो एक्सपोज हो गया बहुत बुरे तरीके से, इसमें कोई परेशानी नहीं। सर, सवाल ये उठता है कि ये जो 251 का आंकड़ा है, क्या वो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं एनडीए में भी जो तमाम दल हैं, जिन स्टेट्स का नुकसान हो रहा है, वो दल मजबूरी में है, उनको भी दिखना तो साथ में है एनडीए के, लेकिन क्या वो इनके अगेंस्ट वोट कर सकते हैं, या क्या ये आंकड़े जो हैं वो कहते हैं, बताते हैं, गवाही दे रहे हैं कि मामला इनका गड़बड़ है? पहले सवाल तो ये।
दूसरा ये जो स्टालिन जिस तरीके से झंडा उठाए हुए हैं दक्षिण की जो बात हो रही है, क्या स्टालिन दक्षिण के नुकसान को अकेले रोक पाएंगे? क्योंकि भाई चंद्रबाबू नायडू तो खुले तौर पर साथ में खड़े हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। नहीं नहीं रामप्रकाश जी, देखिए इसमें क्या है कि चंद्रबाबू नायडू तो इस बार जो सरकार चल रही है उसके लिए अगर दोष कभी किसी पे गया तो दो ही लोगों पे जाएगा, वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मुझे सबसे ज्यादा हंसी आज इस बात पे आई कि नवीन पटनायक क्या कह रहे हैं, उड़ीसा के इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि जो वहां की सरकार है, उड़ीसा की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसको स्पेशल सेशन बुला करके और इस संसद में जो प्रस्ताव है उसका विरोध करना चाहिए। भाई साहब, विरोध विपक्ष में आप हो, सत्ता पक्ष का भी विरोध करता है अपनी पार्टी का। ये हालत देखिए इन लोगों की। नवीन पटनायक आज उसकी जिम्मेदारी क्या है उड़ीसा के प्रति, और वो ट्वीट करके भाजपा के मुख्यमंत्री से उम्मीद कर रहा है, खुद सड़कों पे नहीं आएगा, खुद एयर कंडीशन में रहेगा। तो ये जितने भी लोग सो कॉल्ड विपक्ष के नाम पर बेसिकली भाजपा के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष सहयोगी, परोक्ष सहयोगी जिसको आप कह सकते हैं, उस तरह का रोल कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू का तो रोल आप शुरू से देख रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है जिस तरीके से, ये कोई पहली बार नहीं है कि सरकार इस तरह की चीज कर रही है। ये कार्यक्रम काफी पहले शुरू हो गया था और हर पाप में वो भागीदार है, हर पाप में भागीदार है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे राम प्रकाश जी, तो एक बड़ी हास्यास्पद चीज आपको दिखेगी। पूरे देश में महिला आरक्षण का खेल कर रहे हैं। अगर अंदर जाए इसके, तो मोदी सरकार 543 सीटों पर आरक्षण दे, इसकी मांग कब हुई थी? 2023 में जब ये बिल पास हो रहा था। और किसने की थी? पूरी कांग्रेस ने, पूरे विपक्ष ने, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी ने की थी कि नहीं की थी, कि आप मौजूदा स्वरूप में ही 543 जो सीटें हैं यही से लागू कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। तो तब उन्होंने नहीं किया, और तब साइन क्या किए, जो कानून बना वो देश के इतिहास में पहला ऐसा कानून बना, नारी शक्ति अधिनियम जो भी बंधन करते हैं अंग्रेजी में। उस सारे में यह हुआ कि एक तो होता है पोस्ट डेटेड, कि फला तारीख से लागू हो जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक पहला ऐसा कानून था जिसकी कोई तारीख ही नहीं थी लागू होने की, ये आपने नोट किया होगा। और अब एक आंकड़ों पर नजर डालिएगा, अगर 543 सीटों पर आरक्षण दे देते ही, अगर हाइपोथेटिकल, तो महिलाएं कितनी होती? 181, और पुरुष कितने होते? 362। अब जो 850 सीटों पर आरक्षण जब बात करते हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? 283, और पुरुष कितने होंगे? 567। तो ये महिलाओं का आरक्षण है, पुरुषों का आरक्षण है। 567 सीटें, जो 362 था वो 567 पे पहुंच गए। तो ये महिलाओं का आरक्षण था, ये तो पुरुषों का आरक्षण है। कह रहे थे कि 400 सीटें दे दो तो हम संविधान बदल देंगे, 240 पर आ गए, लेकिन अभी भी रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। हर विधेयक के बहाने संविधान की पीठ में छुरा और आत्मा में छुरा घोंपते हैं। और यह सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, आरटीआई को नेस्तनाबूद करने से कार्यक्रम शुरू हुआ था। दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव कानूनों में से एक था, ट्रांसपेरेंसी कानून में से, भारत का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और उसको जिस तरीके से इन्होंने नेस्तनाबूद किया, उसकी पावर्स कम करके, उसका स्कोप कम करके, उसके कमिश्नर्स का सारी की सारी वो सब कुछ करके, मतलब उसका सत्यानाश करने की कोशिश की। उसके बाद से इनका जो भी विधेयक आता है, मनरेगा से लेकर के कोई भी उठा के देख लो, हर एक विवादास्पद होता है। और विवाद क्यों होता है? क्योंकि हर एक विधायक जो है, विधेयक है, वो देश के खिलाफ कहीं ना कहीं, चाहे वो आरटीआई का संशोधन हो, कृषि कानून हो, महिला आरक्षण हो, प्रसीमन विधेयक हो, जो कुछ भी हो। और कमाल क्या देखिए, कहते हैं कि साहब जो भी कानून लाते हैं देश हित में लेके आते हैं। फिर क्या कहते हैं? किसानों का कानून लेके आए थे, क्या कहते हैं कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रहेगी, किसान समझ नहीं पाए। फिर जीएसटी कानून, आरटीआई जैसे कानूनों की जरूरत इस सरकार को क्यों है? अब आप ये बताइए। हम आप आरटीआई से सवाल पूछ लेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कितना पैसा कहाँ खर्च कर दिया, किस देश में गए तो स्वागत पर कितना पैसा खर्च कराया। अब आप लोग जो है जब मन करेगा वो पूछ लेंगे कि वो एनजीओ जिसको आपने लाल किले से खड़े होकर के एनजीओ घोषित किया, उसके 100 साल पूरे होने पर आपने कितना रुपया खर्च कर दिया प्रचार प्रसार में। तो अब ये सब जानकारियां कोई देने वाली चीज है क्या? आखिर क्यों देगी सरकार भाई इन जानकारियों को? जनता को ये सब जानने की जरूरत क्यों है? आप चुपचाप टैक्स भरिए, सरकार को जो मन करेगा करेगी। नहीं राम प्रकाश जी, ये तो और भी बड़ा आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा। ये आज ही का जवाब आया है। आरटीआई का जवाब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज का जवाब दिखाइएगा, मैंने भेजा है आपको रिप्लाई, और कमाल है उसके अंदर। कमाल क्या है कि 100 वर्ष आरएसएस के पूरे हुए और प्रिंट मीडिया में सरकार ने 76,13,000 रुपए का विज्ञापन दे दिया, भारत सरकार ने। किस उपलक्ष्य में भाई? आरटीआई जो आरएसएस है, क्या वो कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो कोई इनकम टैक्स देते हैं?
और क्या निजी करदाताओं का जो मेरा आपका पैसा है वो आरएसएस के प्रचार प्रसार पर मोदी सरकार कैसे खर्च कर सकती है? कोई एक जवाब दे दे। और मैंने तो आरटीई का जवाब भेजा आपको, आप दिखा दीजिए दर्शकों को। तो बेसिकली एक चीज इन्होंने इस देश में लागू कर दी, राम प्रकाश जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। जो एक हरियाणा का एक बड़बोला सीएम होता था, आजकल वो केंद्र में डंका बजा रहा है मोदी के साथ, वो कहा करता, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूम। ठीक ऐसे ही संस्थान, ऐसे जब इनकी खबरें पढ़ेंगे ना आप, एक वो बागेश्वर बाबा फ्रॉड देखा होगा आपने रिसेंटली, जिसको प्रमोट कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसको माफ कीजिएगा अगर उसका कोई जो क्या नाम है उसका कोई भक्त अगर नाराज हो मुझसे तो हो जाए बेशक, इस जिम्मेदारी के साथ, पब्लिक इंडिया की मेरी जिम्मेदारी पर कह रहा हूं। उसको आज फॉरेन जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए अलाउ कर दिया गया। कितना क्रांतिकारी काम कर रहा है वो है। बाबों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है वो, उसको आज परमिशन दे दी। तो ये बेसिकली आपको देखना ये पड़ेगा कि देश को लेके कहा जा रहे हैं। हर एक चीज हर समय केवल और केवल साजिश रचने का। अभी तक आपने देखा कि देश को ये 12 साल से पहले गुजरात को, अब देश को धर्म और जाति के नाम पर बांट रहे थे लगातार। अब ये जो खेल कर रहे हैं, जो अब लोकसभा में देख रहे हो आप, ये देश को क्षेत्रीय आधार पर बांट देने का है। और इससे मतलब कोई देशद्रोही काम कोई हो सकता तो वो बताइए मुझे। भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र सीआईए कब से कर रहा है, अमेरिका कब से कर रहा है, चाइना कब से कर रहा है। जो काम वो सारे 1947 से लेकर के आज तक 79 सालों में नहीं कर पाए, क्या इनकी वही मंशा नहीं है? जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो क्या गलत कह रहे हैं बताइए। उनका कसूर केवल इतना है कि उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर, अपने प्रदेशों के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर जागरूकता बढ़ाई, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया, आबादी को नियंत्रण में किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर होता चला गया बनिस्बत उत्तर भारत के। उनका जो भागीदारी है उसको तो 24 से घटा करके 20 कर रहे हो आप। ठीक। और जो ये अपने वाले जो प्रदेश है उत्तर भारत वाले, जिसको आप कोकाओ बेल्ट कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो सारे के सारे ज्यादातर की क्या स्थिति है, 5 किलो अनाज, मुफ्तखोरी, 1000 रुपए देके वोट लेना, और ये सारे खेल करके उनकी प्रतिभागिता, उनको फेलियर के लिए उनको पुरस्कार। ये काम कौन कर सकता है? कोई अर्थशास्त्री तो कर नहीं सकता, अनर्थशास्त्री कर सकता है। और इस सरकार में अनर्थशास्त्रियों की भरमार है। जितने बड़े बड़े कुपड़ इस सरकार में है वो इस देश ने कभी देखे नहीं। जिस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का आता पता ना हो, कभी खुद दिखाते हैं, पार्टी ऑफिस में सार्वजनिक करते हैं, आरटीआई से मांगो तो आवेदक के ऊपर जुर्माना लगवा देते हैं। ऐसा कभी सुना आपने? तो सब तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस रास्ते पे सरकार जा रही है वो निश्चित तौर पे बहुत खतरनाक रास्ता है, मैं केवल इतना कह सकता हूं। और देश के लोगों को आगाह होना होगा इस पूरी परिस्थिति के अंदर, वरना देश के टुकड़े होने में ज्यादा देर लगेगी नहीं। जो ये कर रहे हैं, ये एक आरक्षण की आड़ में, संविधान में महिला आरक्षण की आड़ में देश के संघीय ढांचे को और देश की एकता और अखंडता को तार तार करने का षड्यंत्र ये लगातार कर रहे हैं। इसमें आपको शक मत मानिए। आंकड़ों की जब बात हो रही थी तो जरा आंकड़ों में एक चीज और समझ लें। जब 2/3 बहुमत नहीं है इनके पास, लोकसभा में भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, ये जानते हुए भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो इस इतने अहम बिल को इतने अहम समय पर क्यों लेकर के आई है? क्या मकसद है इनका? अब जब ये पास नहीं हो सकता है तो आखिर लाने की जरूरत क्यों थी? ये उनको पता था क्या? भाई इनके पास ये रास्ता था कि पहले बाहर बैठते, पूरे मामले को शॉर्ट आउट करते, लाते, पास करा लेते, नमस्ते। क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक पर तो विपक्ष तैयार ही है। महिला आरक्षण विधेयक के लिए तो विपक्ष कह ही रहा है कि हम समर्थन दे रहे हैं, डिलिमिटेशन पर नहीं तैयार है। लेकिन आंकड़ों का खेल जो है वो क्या कहता है? जब आंकड़े इनके फेवर में नहीं है तो बिल क्यों लाया? क्या इसके पीछे प्लान कुछ और था, खेल कुछ और था? राम प्रकाश जी, सीधी सी बात है, चुनाव पीक पे है और तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव इनका फंसा। तमिलनाडु में तो इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। वेस्ट बंगाल में ये सारा खेल ज्ञानेश गुप्ता और तमाम माई लॉर्ड्स की मदद से अपने अंदाज में कर चुके हैं। वोट काटा पीटी का जो अभियान था, उसमें एक सेंक्टिटी डेवलप करने के लिए कि देखिए हम महिलाओं के कितने बड़े हितैषी हैं, कितने बड़े हितैषी हैं, वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए नंबर 1, और विपक्ष महिला आरक्षण का कितना बड़ा विरोधी है उस पॉइंट को स्टैब्लिश। क्योंकि देखिए ये जो कुछ नैरेटिव फैलाते हैं उससे ज्यादा इनके पोमेरियंस फैलाते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के अंदर आपके प्रचार पत्र हो जिनको आप समाचार पत्र कह देते हैं, या जो चैनल से पिछले 48 घंटों से उन्होंने कुछ और काम किया हो, केवल भाऊ भाऊ इस पे करने के जाए, कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग हो कि परिसीमन का किस तरीके से ये है, 2011 की जनगणना के आधार पर आप किस तरीके से कर सकते हो,
कोई पूछे तो इनसे। जब जनगणना की बात आई संसद के अंदर आज बहस शुरू होते ही, तो छूटते ही कहा अमित शाह ने कि जनगणना शुरू हो गई है। अपने स्पीकर साहब, श्रीमान जी जनगणना की नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इजी सवालों को उसमें टालने की बजाय उसमें भरमा दो। अगर जनगणना शुरू हुई है तो एक साल में रिजल्ट आ जाएगा, आप तब कर लीजिएगा, इसको क्या समस्या है। वाई 2011 सोचना पड़ेगा ना ये। कोई भी देश, पहली बात तो 2021 में जो जनगणना ड्यू थी वो आज तक क्यों नहीं हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जनगणना कराना गृह मंत्री का काम है, माफ कीजिएगा। काम तो गृह मंत्री के बहुत सारे हैं, मणिपुर को संभालना भी गृह मंत्री का ही काम है, और भी बहुत सारे काम गृह मंत्री के होते हैं, लेकिन वो अपना काम छोड़ करके सारे काम करते हैं, ये पता है आपको। कमाल है सर। अब अगर गृह मंत्री अगर इन सब कामों में उलझ जाएंगे तो ये बताइए सरकारें बनाने बिगाड़ने का काम कौन करेगा, पार्टियां तोड़ने फोड़ने का काम कौन करेगा? कहाँ सर गृह मंत्री को ये सब उलझाने वाली बातें हैं। तो मंत्रालय का नाम बदलवाइए ना, तोड़ फोड़ मंत्रालय कराइए और डिप्टी प्रधानमंत्री का दर्जा दीजिए, उसमें बाहर नेम प्लेट पर अमित शाह लिखने के बजाय चाणक्य लिखवा दीजिए, क्या समस्या है? ये काम कोई तो कर ले भाई। देश की एकता अखंडता भी तो जरूरी है, मणिपुर भी तो हमारा हिस्सा है, वहां क्या हो रहा है? आप, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूं, राम प्रकाश जी आप भी अब पुराने आदमी, मुझे एक बात बताइए, कोई सरकार अपनी नाकामियों पे वोट मांगती है या अपनी सफलताओं पे मांगती है? ये पहली सरकार देखी मैंने। अमित शाह जी को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल से लेकर के असम तक किस बात पे वोट मांग रहे हैं? कि घुसपैठियों को निकाल देंगे हम, घुसपैठियों को आने नहीं देंगे। 12 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? और बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम किसका है? ममता बनर्जी का है। असम में आपकी सरकार है। वो क्या नाम, एसआईआर होगी, एसआईआर के बाद कितने वोट कटे डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, वो तो सारे देश को पता लग गया। एक बार जरा ये भी बता देते, बिहार में नहीं बताया था, अब बता दीजिए कि बंगाल में एसआईआर के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले। कोई तो बता दे, ज्ञानेश गुप्ता बता दे, अमित शाह बता दे, डंकापति बता दे, रोज भाषण में कहते हैं, बताएं तो। और दूसरा वो बता दे कि अब तक 2014 से 2026 तक कितने घुसपैठिए उन्होंने देश से निकाले। और विजय विज अगर मनमोहन सिंह बता दे 10 साल तो और भी बेहतर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, मनमोहन सिंह की तुलना में जो उन्होंने 10 साल में घुसपैठिए निकाले थे, 12 साल में ये उससे 1/3 निकाल पाए। और ये मेरा नहीं, ये संसद में गृह राज्य मंत्री का जवाब था, दिखाया था मैंने और आपने। तो पूरी की पूरी परिस्थिति, इनको इस बात का भी वो नहीं है कि तुम अपनी नाकामी पे वोट मांग रहे हो, क्योंकि पोमेरियन मीडिया साथ है, कोई इनकी बातों को चैलेंज नहीं करता, कोई इनसे सवाल नहीं पूछता, इसलिए मुंह के आगे मैदान रखते, जो मर्जी बोल देते हैं। और आगे जो ट्रेनिंग दे रखी है, जो आगे बैठे हुए हैं भीड़ के अंदर, वो मोदी मोदी और वो सारा करने में माहिर है, बात ही खत्म होगी। तो ये जो नैरेटिव है पूरे का पूरा, इस बार जो ये परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर के इनका पूरा खेल पकड़ा गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि सिर मुड़ाते ही ओढ़े पड़े। जब विधेयक को पेश करने के समय ही अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है और 109 की शॉर्टेज है, तो आप सोचिए वो पास होते होते क्या स्थिति होगी। और विपक्ष तो अभी मतलब जो है 2/3 विधायक अपने एमपी है वहां पर, बाकी तो अभी आड़े हैं, चाहे वो तृणमूल के हों चाहे वो डीएमके के हो, वो तो आज रात तक या कल दोपहर तक आएंगे। विपक्ष को केवल एक ही खेल का ध्यान रखना है, जो इन्होंने कृषि कानूनों के समय किया था, कहीं हंगामा करा के शोर शराबा करके। क्योंकि अगर ये बिल पास कर दिया तो मान करके चलिएगा, भारत को अपने चाइना या पुतिन या उत्तर कोरिया ये बनने से कोई रोक नहीं सकता। इंडियन रिपब्लिक विल बी कन्वर्टेड इनटू ए बनाना रिपब्लिक एज पर द whims एंड फैंसीज ऑफ बीजेपी आरएसएस, पर्टिकुलरली मोदी शाह। यू टेक इट फ्रॉम। एक सवाल ये भी है कि अब जरा हम जनता की एक लाइन में बात करना चाहते हैं, क्योंकि भाई सीधा जुड़ा हुआ मामला है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, जबकि उसके उलट प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय से हर मंच से लगातार वो महिला आरक्षण को लेकर के बोलते रहे हैं। अमित शाह बोलते रहे हैं, भाजपा के तमाम नेता तमाम मंत्री बोलते रहे हैं, उनका पूरा चुनाव प्रचार उस पर रहा है। इसके उलट राज्यों में विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, राज्यों के चुनाव के चलते बिखराव हो गया है। अब ये चीज कितनी मुफीद है केंद्र की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के, साथ में जनता के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना मैसेजिंग विपक्ष पहुंचा पाएगा? क्योंकि भाई भाजपा सरकार के पास सारे तंत्र हैं, वो आक्रामक है प्रचार में। ऐसे में विपक्ष क्या जनता से कनेक्ट कर पाएगा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, हम परिसीमन का विरोध कर रहे हैं? जो सवाल लगातार, जो आरोप लगातार सरकार लगा रही है, भाजपा लगा रही है, एनडीए के दल लगा रहे हैं। पूरे का पूरा इकोसिस्टम लगा रहा है, उनके पोमेरियंस भी लगा रहे हैं, उनके प्रचार पत्र भी लगा रहे हैं, और भूखे पैसे लगा रहे हैं पिछले 48 घंटे से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए रामप्रकाश जी, मैं 2 दिन से एक बात लगातार कह रहा हूं, आपने नोट किया होगा
कि भारत के अंदर अगर अब मोदी और शाह को अगर यहां से चलता करना है, आरएसएस को उखाड़ फेंकना है, तो आपको हंगरी का मॉडल लागू करना पड़ेगा कि सारे के सारे विपक्ष को सारे सब कुछ भूल करके एक झंडे के नीचे एकजुट होना होगा अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। तो अपने जितने भी छोटे मतभेद हैं उनको साइड में रख दीजिए। अगर इस देश में डेमोक्रेसी सर्वाइव करनी है, अगर इस देश को रिपब्लिक रहना है, तो उनको इकट्ठा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हर कोशिश करेंगे साम दाम दंड भेद उनको विभाजित करने की हर तरीके से। राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी ने आज क्या कहा, उन्होंने ट्वीट किया, आप दिखा भी दीजिएगा, कि भाजपा की खतरनाक योजनाओं में से एक है 2029 के चुनावों के लिए सभी लोकसभा सीटों का अपने फायदों के लिए हेर फेर करना। ये तो इनका मूल चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही है। प्रस्तावित विधेयक परिसीमन पर सभी संवैधानिक सुरक्षा उपायों को हटा देते हैं, जिससे परिसीमन आयोग को पूर्ण शक्ति मिल जाती है, जिसकी नियुक्ति और संचालन सरकार स्वयं करेगी, जैसे ज्ञानेश गुप्ता से लेकर के तमाम चीजें कर रही है। फिर कहते हैं राहुल गांधी, हमने देखा है कि भाजपा यह कैसे करती है। उसने असम और जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर कब्जा कर लिया, जहां उसने चुनावी लाभ के लिए भाजपा विरोधी क्षेत्रों और समुदायों को विभाजित कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ सीटों पर 25 लाख मतदाता है और कुछ सीटों पर केवल 8 लाख। ये है इनका खेल। कुछ सीटों पर 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि कुछ पर केवल 6। कुछ सीटें बिना किसी जुड़ाव के टुकड़ों में बटी हुई हैं, कभी कभी नदियों और पहाड़ों द्वारा विभाजित है। चुनाव आयोग पर कब्जा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास है कि वह परिसीमन आयोग पर भी कब्जा कर सकते हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। परिसीमन एक पारदर्शी नीतिगत ढांचे पर आधारित होना चाहिए, जिसे व्यापक विचार विमर्श और सर्वसम्मति के बाद विकसित किया गया हो। भारत के सभी समुदायों और राज्यों के लोगों को भरोसा होना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा और उनकी आवाज सुनी जाएगी। यही हमारे लोकतंत्र की रक्षा और उसे मजबूत करने का एकमात्र रास्ता है, राहुल गांधी कह रहे हैं। उसके बाद अभी तो चूंकि बहस शुरू हुई है, हो सकता है वो इस पे अपने विचार भी रखें। उधर हो सकता है राज्यसभा में सोनिया जी की तबीयत ठीक हो तो वो भी आ जाए। उन्होंने अभी राइट अप भी लिखा था पूरा लंबा चौड़ा हिंदू के अंदर। तो कुल मिलाकर के जो बात अल्टीमेटली वही आती कि जो इनके मंसूबे हैं, धर्म और जाति से काम नहीं चल रहा तो देश को क्षेत्रीय आधार पर बांट दो, भाई को भाई से लड़ाने के बाद अब राज्यों को राज्यों से लड़ा दो। ये इनका टेस्टेड फार्मूला है और आपदा में अवसर का इससे निर्लज और शर्मनाक उदाहरण नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया किस परिस्थिति में खड़ी है। और ये इनको ये मौका मिला है बैकडोर से वेस्ट बंगाल का चुनाव हथियाने का एसआईआर के जरिए और संसद के अंदर परिसीमन का खेल करके फॉर ऑल टाइम सत्ता पर काबिज हो जाने का। आपने ऐसी स्थितियां रिसेंटली इस देश में कभी देखी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे ध्यान में 47 से आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है। फिलहाल संसद में बहस शुरू हो चुकी है, परिणाम का इंतजार करते हैं, देखा जाए किधर पहुंचता है ये सारी चीजें और उससे किसका कितना नफा कितना नुकसान होगा वो फिर आगे समझा जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।